नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को किया संबोधित। आयुष्मान भारत योजना को बताया गरीबों के लिए सबसे बड़ा वरदान। योजना के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने की बताई जरूरत, ताकि लोगों को मिल सके ज्यादा से ज्यादा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद सरकार ने किसानों की एक और बड़ी मांग पर लगाई मुहर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त किए जाने की मांग को किया स्वीकार। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तटीय जिलों में रेड अलर्ट किया जारी। बड़ी मात्रा में फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। और कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद केंद्र और राज्यों ने संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए सख्त उपाय। दक्षिण अफ्रीका और 6 अन्य देशों से भारत आने वालों के लिए हवाई अड्डों पर सख्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हुए शुरुआत करते हैं मन की बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर बात की। पीएम ने आयुष्मान भारत योजना को गरीबों के लिए सबसे बड़ा वरदान बताया। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। आप एक जिम्मेवारी निभाइए। ऐसे जितने गरीब परिवार हैं आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे, ये तो ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे, तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम की शानदार सफलता को सराहा। देश के युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। पीएम के नेतृत्व में किए गए सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज के समय में देश में स्टार्टअप की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मन की बात के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी और आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है। और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की इस सफलता के कारण
हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अब बात करेंगे कृषि कानून की और एक और फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद एक और बड़ा फैसला किया गया है। अब पराली जलाने को अपराध मुक्त कर दिया गया है। तो वहीं सरकार ने एमएसपी को लेकर भी बातचीत करने की बात कही है। एमएसपी को लेकर यह भी बात दोहराई गई है कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि संसद सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को वापस लेने से संबंधित सभी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद सरकार ने किसानों की एक और बड़ी मांग पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त किए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि किसान संगठन इसकी मांग काफी समय से कर रहे थे। संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपना आंदोलन खत्म किए जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पुनीत अवसर पर इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बीच भाजपा ने लोकसभा में पार्टी सांसदों को सोमवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। सरकार द्वारा लगातार की जा रही पहल के बाद किसान संगठनों ने भी अपने रुख में नरमी बरती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला किया है। 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। किसान नेताओं ने सरकार से आगे भी बातचीत को जारी रखे जाने पर सहमति व्यक्त की है। सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, एमएसपी को प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद सत्र को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सरकार ने सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के दौरान कामकाज को सुचारू तरीके से चलाने को लेकर विपक्षी दलों का सहयोग मांगा जाएगा। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। अब संसद सत्र के पहले ही दिन इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा की कार्यसूची में सोमवार को सरकार ने विधेयक को पेश करने और पास कराने के लिए कराया सूचीबद्ध कर दिया गया। इसके साथ साथ वहीं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा के प्रमुख दलों के नेताओं की आज शाम बैठक बुलाई है। और कश्मीर अपनी खूबसूरती के अलावा केसर की क्यारियों के लिए भी जाना जाता है। अब कश्मीर में केसर उत्पादन खूब होने लगा है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिलने के कारण किसानों को इसकी बेहतर कीमत भी मिल रही है। जम्मू और कश्मीर के पंपोर में एडवांस रिसर्च स्टेशन फॉर सैफ्रॉन एंड सीड स्पाइसेस यानी कि SKUAST के किसानों को घरों के अंदर केसर उगाने के लिए भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। SKUAST में सहायक प्रोफेसर नियाज अहमद कहते हैं कि हम लोग 4-5 वर्षों में इंडोर केसर की खेती पर काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उच्च घनत्व नवीनतम तकनीकों में से एक है जिसे किसानों के लिए पेश किया गया है। वैसे देश के कई इलाकों में अब किसान पारंपरिक खेती के तरीकों से अलग हटकर काम कर रहे हैं। किसान न सिर्फ नई तकनीक अपना रहे हैं बल्कि उन फसलों की खेती पर भी काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। कश्मीर के अलावा भी अन्य राज्यों के किसान भी पिछले कुछ सालों से उन फसलों की खेती भी ट्राई कर रहे हैं जो वहां की जलवायु के हिसाब से पहले संभव नहीं थी।
हमारा मेन मकसद जो है, हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं। हम डिफरेंट रिसर्च ट्रायल्स लगाते हैं जो हमें फिर बेनिफिशियल लगता है। जो भी टेक्नोलॉजी हमें बेनिफिशियल लगती है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स जो भी लगती है, वो हम फार्मर्स को एम्फेसिस करते हैं। और फार्मर्स फील्ड पर भी OFTs हम लगाते हैं। जैसे हमने एक टेक्निक हमारे पास जो आई थी लेटेस्ट, वो है हाई डेंसिटी। हमने उनको बोला कि कैसे लगाने। उसमें हम 12 लाख कॉर्म्स पर कनाल जो लगाते हैं, तो उसमें उनका जो बढ़ता है, उनका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलता है। और सेकंड, हमने दूसरा उनको टेक्नोलॉजी बताई कि आप इंटरक्रॉपिंग करो सैफ़रान विद काला ज़ीरा। एक्चुअली जो हम सैफ़रान की सोइंग करते हैं उसका डिफरेंट टाइम होता है। दोनों क्रॉप जो पेरिनियल है उनको कंपटीशन आपस में नहीं लगता है, और फार्मर्स की इनकम जो हो जाती है वो डबल हो जाती है। सहायक प्रोफेसर नियाज अहमद ये भी कहते हैं कि ये भूमिहीन किसानों के लिए फायदेमंद है और हम इसे लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं। लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, जिस पे हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं, वो अब हम पॉपुलराइज करेंगे अमंग फार्मर्स। वो है इंडोर सैफरान टेक्नोलॉजी, जो आप इंशाल्लाह अंदर देखोगे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो लैंडलेस फार्मर्स है, दे आर इंटरेस्टेड टू ग्रो सैफरान, उनके लिए वो अच्छा है। मल्टी टायर, और उसमें भी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी रहती है और फ्लावर एज भी अच्छी रह जाती है। उसमें भी जो भी आपके बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे रहते हैं। एडवांस रिसर्च स्टेशन फॉर सैफरॉन एंड सीड स्पाइसेस के कर्मचारी तौसीफ अहमद का कहना है कि इस शोध इकाई की स्थापना किसानों को हालिया तकनीकों की जानकारी देने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि किसान यहां आते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। एडवांस रिसर्च स्टेशन फॉर सैफरॉन एंड सीड स्पाइसेस, ये पांपुर में है। ये सुकास्ट कश्मीर का एक रिसर्च यूनिट है। ये इसीलिए यहाँ पे इनकार किया गया था कि ताकि जो यहाँ के लोग वाबस्ता है सैफरन से, वो इसका जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ होंगी सैफरन के लिए, वो इससे मतलब अवेयर हो क्या क्या हो रहा है रिसर्च में, ताकि जो ग्रोवर है जो इस सैफरन के साथ वाबस्ता है उसकी जो आमदनी है वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि हर किसी एक्टिविटी में लास्ट में होता है इकनॉमी, वो मतलब बढ़नी चाहिए ताकि उसी से ये सस्टेनेबल रहेगा। और अब बात कर लेते हैं बदलते मौसम की और बारिश की। तमिलनाडु समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश का कहर अभी भी जारी है, जिसके चलते इन राज्यों में सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। बेमौसम हो रही बारिश से जान माल का खासा नुकसान हुआ है। बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया, और तो वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी में गुरुवार से शुरू हुए चक्रवाती हवाओं के कारण तमिलनाडु में हुई बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 344 मवेशी भी मारे गए हैं। बारिश के चलते 2202 झोपड़ियां और 273 कंक्रीट के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में 14 जिलों के 123 राहत केंद्रों में 11,239 लोगों को ठहराया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई सहित 21 जिलों में शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार बारिश से चेन्नई और पड़ोसी जिलों कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू में कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। चेन्नई में रात भर हुई बारिश से 150 से अधिक सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने माबलम, केके नगर और नुंगमबक्कम और पुलियांथोप जैसे क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी के लिए 750 से अधिक हैवी ड्यूटी पंप संचालित कर रही है। चेन्नई में रंगराजपुरम, टी नगर और व्यासपदी को छोड़कर सभी सबवे चालू हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 2 टीमों में से एक को चिंगलपेट और दूसरी को कांचीपुरम में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्यों की जानकारी दी। तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून के दौरान 1 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच 75% से भी अधिक बारिश हुई है। Yesterday, cyclonic circulation over Comorin and adjoining Sri Lanka, extending up to 1.5 km above mean sea level, is still persisting in the same region. Under its influence, heavy to very heavy with isolated extreme heavy rainfall associated with the thunderstorm and lightning is likely over Thiruvallur and Ranipet districts. Heavy to very heavy rain is likely to occur at few places over Chennai, Kanjipuram, Chengalpattu, Viluppuram, Thiruvannamalai, Velur, Tirunelveli, Thuthukudi, Kanyakumari and Ramanathapuram districts. Chennai and the surrounding districts have received heavy to very heavy rainfall yesterday, and once this
warning has been issued by IMD. We have requested the collectors to ensure that people from the low-lying areas are evacuated to relief centers and they are fed. And also we have asked the collectors to ensure that the tank bunds and the canal bunds are intact and no breaches should happen. उधर मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा सहित कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच केंद्रीय दल ने तिरुपति शहर में भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। मौसम विभाग ने केरल में सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। तिरुवनंतपुरम से मल्लापुरम तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार के लिए इडुक्की जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज। और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जनपद की सहकारी चीनी मिल बिलराया और संपूर्ण नगर में पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। चीनी मिल प्रधान प्रबंधक विनीता सिंह और ADM संजय सिंह के द्वारा फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। पेराई शुरू कर चुकी चीनी मिलों ने किसानों को भुगतान करने की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन कुछ मिलों जैसे कि अजबापुर आदि ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खाते में भुगतान भेजा है। इससे किसानों में संशय उत्पन्न हो गया है, तो पूछताछ भी शुरू हुई। मिल अधिकारियों ने MSP बढ़ाए जाने के बाद शासनादेश जारी न होने की बात कही और बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद शेष भुगतान किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा। इस पर जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल ने सभी मिलों को कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने का हवाला देते हुए किसानों को 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। और आइए अब देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में क्या है अनाज का भाव। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल 2021 के दौरान लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 19,49,960 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 23,87,206 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 6 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 30 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 81,95,389 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 51,16,140 टन का ही हो सका था। वहीं इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद कर ली है। चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11.57 लाख किसान 41,066.80 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही KMS 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 12,000 हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,89,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 12.72 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में देश के तिलहन किसानों ने 76,60,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 60,15,000 हेक्टेयर रहा था। चालू रबी सीजन में जहां एक ओर कुछ तिलहनी फसलों की बुआई पिछड़ी है तो कुछ की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। बात मूंगफली की खेती की करें तो इसका रकबा बीते साल से 42,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 2,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,72,000 हेक्टेयर रहा था। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 15 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में सरसों की बुआई 71,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल इस दौरान 55,96,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी तिल की बुआई 11,000 हेक्टेयर में ही हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही सूरजमुखी के बुआई के रकबे में बीते साल के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सूरजमुखी की बुआई का रकबा 37,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2021-22 में चालू रबी सीजन के दौरान सूरजमुखी की बुआई 69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो साल 2020-21 के दौरान 46,000 हेक्टेयर रही थी। और अब बारी है मौसम की। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इस मौसम में कैसे रखे किसान अपनी फसलों का ध्यान। ये मौसम रबी की फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है, लेकिन इनमें कुछ अगेती फसलें बोई जा चुकी हैं और कुछ की बुआई चल रही है। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय लंबी अवधि वाली किस्म के गेहूं की बुआई जारी रखें। पंजाब के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी की बुआई करें। आलू की रोपाई के लिए भी ये मौसम अनुकूल है। वहीं पंजाब के किसान मध्य अवधि वाली गोभी की रोपाई का काम भी करें। इसके अलावा पंजाब में सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने का काम भी करें। नर्सरी के छोटे पौधों और सब्जियों की फसल को शीतलहर से बचाने के लिए उन्हें पॉलिथीन या टाट से ढक दें। वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांधें, ताकि क्यारियों के किनारों पर फसल को पाले से बचाया जा सके। इसके अलावा पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए जरूरत के हिसाब से खेत में सिंचाई करते रहें, ताकि मिट्टी का तापमान कम ना हो। साथ ही राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाकों में जौ, गेहूं, मटर और मेथी की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान बरसीम और सरसों की बुआई भी करते रहें। राजस्थान के दक्षिणी उप आर्द्र यानी हल्की सीलन वाले इलाके में और अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं और जौ की बुआई पूरी कर लें। यहाँ पश्चिमी मैदानी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी सिंचित इलाकों में गेहूं, जौ और जीरे की बुआई का काम करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में मसूर की बुआई का काम करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में मसूर, काबुली चने, सरसों और मूंग की बुआई जारी रखें। वहीं बुंदेलखंड में भी मसूर, काबुली चना, सरसों और मूंग की बुआई करते रहें।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों, मटर, चना और गाजर बो सकते हैं। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।